हाँ तो दोस्तों आप लोग कैसे साथ बच्चों में, तो हम आज आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी सेट नंबर 5। ठीक है दोस्त, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं। सेट सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, मतलब 4 सेट हमने अपलोड कर चुका है हिंदी का। तो आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलो शुरू करते हैं। इसमें इसमें पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि ये जो गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के आप 1 नंबर से 5 नंबर तक इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 1 नंबर से 5 नंबर तक के लिए सही विकल्प का चयन करने बोला। तो दोस्तों आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा पहला क्वेश्चन, हमारे जीवन में किसका महत्व है? पैसों का, भौतिक सुख सुविधाओं का, ऐश्वर्य का या साहित्य का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि साहित्य का। अगला क्वेश्चन है, साहित्य मानव जीवन का क्या अर्थ है? साहित्य जो है वो मानव जीवन का क्या अर्थ है? पथ प्रदर्शक, धन कमाने का साधना मात्र, मनोरंजन का साधना मात्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि पथ प्रदर्शक। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, समाज सनातन को कब चला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है, जब हम सत्य की राह चले, जब हम प्रयास ना करें, जब साहित्य छीन होने लगे, या फिर जब हम घर में बैठ जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जब साहित्य छीन होने लगे। अगला क्वेश्चन है, समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है? समाज जो है किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता? सूर्य की, चंदा की, या तारों की, या नक्षत्रों की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सूर्य की। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे। मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है उसका आपको हेडिंग पूछा है, मतलब शीर्षक मतलब हेडिंग। समाज का, इसका हेडिंग क्या होगा? समाज का महत्व, या मनुष्य का महत्व, या साहित्य का महत्व, या अतीत का महत्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यह साहित्य का महत्व। इसका हेडिंग हो जाएगा साहित्य का महत्व। हाँ तो दोस्तों अगला है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब कि ये जो पद्यांश दिया गया है पोएम टाइप का है, इसमें 6 से 10 तक पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करने बोला। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि हमें क्या नहीं काटना चाहिए? हमें क्या नहीं काटना चाहिए? सब्जी, फल, पेड़ या कपड़े? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि पेड़। हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सनार के बाद किसकी तरह पहचान? अशोक की तरह, मनोज की तरह, श्यामल की तरह, या मुसाफिर की तरह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि अशोक की तरह। अगला क्वेश्चन है, पेड़ हमें क्या देते हैं? सॉरी, पेड़ हमें क्या देते हैं? मतलब पेड़ जो है वो हमको क्या क्या देता है? शीतल छाया, गर्म हवा, रेगिस्तान, या परिश्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि शीतल छाया। मतलब पेड़ हमें शीतल छाया देता है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र श्यामल किसे कहा जाता है? मतलब सशस्त्र श्यामल किसे कहा जाता है? आकाश को, प्रकृति को, हरी भरी धरती को, या बादलों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हरी भरी धरती को सशस्त्र श्यामल कहा जाता है। अगला मतलब कहा गया अगला क्वेश्चन है, काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक है। मतलब काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक पूछा, रेगिस्तान, पेड़ पौधे का संहार, हरे भरे पेड़, या जलवायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पेड़ पौधे का संहार। खंड खा में यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन पूछा दोस्तों, खंड खा से। तो इसमें पूछा पहला कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण? मतलब कि ये 4 वाक्य दिया है, इसमें कौन सा एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम कार चला रहा है, तोता उड़ता है, वह सोता है, बच्चा हंसता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि राम कार चला रहा, इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ये वाक्य जो दिया गया है 4 वो, इसमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सीता पत्र लिखती है, मयूर नाचता है, रीमा सिनेमा देखती है, श्याम श्याम ने गाना गाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि मयूर नाचता है, इसमें ये अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा का एक अर्थ है? मतलब कौन सा तारा का एक अर्थ है वो पूछा।
समय, चमक, नक्षत्र, प्यारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि नक्षत्र, मतलब तारा का एक अर्थ नक्षत्र है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल का नाम पूछा। संधि कहते हैं, या समास कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, या प्रत्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दो या दो से अधिक पदों को के मेल को समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजीवन कौन सा समास है? आजीवन जो है वो कौन सा समास है? यह विभाव है, या तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, या द्विगु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अविभाव समास है। अगला क्वेश्चन है, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह? दोस्तों इसमें पूछा है नीला है जो कंठ वो किस समास का विग्रह है? कर्मधारय का है, या तत्पुरुष का है, या विभाव का है, या द्वंद्व समास का? तो इसका दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? हम इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हम आगे बढ़ते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार जो है इस शब्द में कौन सा समास है? ये जो शब्द है इसमें से कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, या विभाव समास है, या कर्मधारय समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इसमें राजकुमार में जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। मतलब ये जो वाक्य दिया गया है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है, इस वाक्य का भेद बताने बोला। ये संयुक्त, सरल, मिश्र, या उपवाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यह मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मतलब मीरा, ये जो वाक्य देगा मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये कौन सा वाच्य है? मतलब ये इसमें पूछा है कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, या कर्मवाच्य है, या भाववाच्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ये कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अवयव कहते हैं। अवयव को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? मतलब दोस्तों यहाँ अवयव का एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है? उसमें उसमें पूछा ये उदाहरण है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? विकारी, अविकारी, संज्ञा, या व्यय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इसको अविकारी के नाम से और जाना जाता है। आज दोस्तों इसमें खंड गांव में इसमें पाठ्य पुस्तक, मतलब कि इससे पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 30 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये पद्यांश तो दिया गया है, इसमें 30 से 24 नंबर तक इसका क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ के हम लोग को उत्तर, सही उत्तर का चयन करने बोला है क्वेश्चन का। इसमें पूछा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा पद्यांश। हम आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? मतलब प्रस्तुत ये जो पद दिया गया है इसके रचनाकार का नाम पूछा है। सूरदास है, तुलसीदास है, या कबीरदास है, या रेदास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि इसका सूरदास। ये जो पद्यांश है, ये पद है, इसका लेखक सूरदास है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? कोयल की तरह, कबूतर की तरह, तोता की तरह, या हारिल की तरह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि हारिल की तरह। गोपियों की दशा हारिल की तरह हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? गोपियों को उद्धव के द्वारा जो दिया गया था योग का ज्ञान, वो किसके समान लगता था? अमृत के समान, या कड़वी ककड़ी के समान, या मोक्ष के समान, या प्रेम के समान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कड़वी ककड़ी के समान लगता था। अगला क्वेश्चन है, गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? मतलब गोपियां जो है वो सोते समय भी और जागते समय दिन रात किसका नाम जपता रहता था? तो ऑप्शन ए में है सूरदास का, कृष्ण का, उद्भव का, या कवि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कृष्ण का। वो गोपियां जो थे वो दिन रात कृष्ण का ही नाम जपते रहते थे। आगे पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ से जो बुक से क्वेश्चन उठाया गया है कविता से, उसमें प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करने बोला। अगला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का क्या नाम है? मतलब इसमें दंतुरित मुस्कान जो कविता है इसमें कवि का नाम पूछा है। ये दंतुरित मुस्कान का कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या स्वयं प्रकाश, या नागार्जुन, या सूरदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि इसका दंतुरित मुस्कान का कविता के कवि नागार्जुन सागर है। अगला क्वेश्चन है, घेर 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 धराधर हो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई? ये जो पंक्ति दिया गया है घेर घेर धराधर हो, ये पंक्ति जो किस कविता से ली गई है? फसल से, या अट नहीं रही है, या उत्साह से, या दंतुरित मुस्कान से?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि फसल। कविता से ये ली गई है ये पंक्ति। अगला क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है, मतलब कि अट नहीं रही है कविता जो है इसमें से किसकी आभा हट नहीं रही है, फूलों की या कवि की या बादलों की या फागुन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बादलों की। अगला क्वेश्चन है, यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, मतलब ये जो कविता, मतलब ये जो दिया गया है यह दंतुरित मुस्कान, इसमें कवि को एकटक कौन निहार रहा है, उसके पत्नी, शिशु, मेहमान, पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि शिशु। आगे है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है इसमें 29 से 32 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा, तो इसमें सही उत्तर का चयन करने बोला। तो दोस्तों आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, हम इसका आगे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पूछा, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे, मतलब बाल गोविंद भगत जो थे वो कैसे कद के थे, नाटे कद के, लंबे कद के, मंझोले कद के या छोटे कद के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि मंझोले कद के थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी, बाल गोविंद भगत जो थे उसकी उम्र कितनी होगी, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर या 40 से ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 60 से ऊपर होगी बाल गोविंद भगत की उम्र। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, मतलब बाल गोविंद भगत जो थे उसकी टोपी कैसी थी, सूरदास जैसी या कबीर पंथी जैसी या बच्चों की टोपी जैसी या गांधी जी की टोपी जैसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कबीर पंथी जैसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, बाल गोविंद जो भगत थे वो गले में कैसी माला बांधे रहते थे। ऑप्शन है जंगली फूलों की या माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला या सोने की सुंदर माला या रुद्राक्ष की माला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, बाल गोविंद जो भगत के पाठ है उसके लेखक का नाम पूछे, प्रेमचंद या स्वयं प्रकाश या रामवीर बेनीपुरी या शिव पूजन साहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रामवीर बेनीपुरी। आगे निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें, मतलब आगे यहाँ से प्रश्न दिया है इसमें सही विकल्प का चयन करने बोला, मतलब यहाँ से बुक से उठाएगा डायरेक्ट, मतलब यहाँ वहां से बुक से यहाँ वहां से उठाएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन है कि हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे, हालदार साहब जो थे वो कस्बे से क्यों गुजरते थे, घूमने जाते थे, खरीदारी करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए या कंपनी के काम के सिलसिले में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कंपनी के काम के सिलसिले में वो गुजरते थे कस्बे से। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, नेताजी का चश्मा जो है उसके पाठ में कैप्टन कौन है, पान वाला है, चश्मे वाला है या हालदार साहब है या बच्चे। तो जो कैप्टन, तो आप लोग को पता होगा कैप्टन जो थे वो चश्मा बेचते थे, ठीक है। तो इसमें तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी का होगा, चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया, मतलब नेताजी का चश्मा जो था वो पाठ उसमें पान वाला जो था वो उदास क्यों हो गया था, पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे, कैप्टन की मृत्यु हो गई, सुभाष की मृत्यु टूट गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आगे है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। मतलब यह गद्यांश दिया गया है, बुक से उठाया है, तो इसमें बोला 37 से 40, मतलब कि इसमें 37 से 40 क्वेश्चन पूछा है, 37 नंबर से 40 नंबर तक। तो इसका सही उत्तर का चयन करने वाला। तो दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा गद्यांश, तो हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं। माता का आंचल कहानी का लेखक कौन है, माता का जो आंचल है ये कहानी है उसका लेखक कौन है, प्रेमचंद, शिव पूजन शाह, कमलेश्वर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि शिव पूजन शाह, माता का आंचल कहानी के लेखक शिव पूजन शाह है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, भोलानाथ जो थे उसका वास्तविक नाम पूछा, शिवनाथ, तारकेश्वर नाथ या अमरनाथ या केदारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि भोलानाथ क्या वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। अगला क्वेश्चन है, लीलार शब्द का क्या मतलब है, ये जो लीलार शब्द है इसका क्या मतलब है, वो पूछा, लाली, लालिमा, लाल रंग या ललाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ललाट, लीलार का शब्द का मतलब ललाट है। अतः दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ के सिर में क्या थी, भोलानाथ जो थे उसके सिर में क्या थी, तेज दर्द, छोटे छोटे
लंबी लंबी जटाएं या घुंघराले बाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लंबी लंबी जटाएं थी। हाँ तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छी लगे हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से पढ़ के और एग्जाम में जाए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।